नमस्कार। आज मैं एनसीईआरटी 12वीं क्लास का जीव विज्ञान लेके आया हूँ, जिसमें अध्याय हम 5 देखेंगे। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का प्रश्न उत्तर। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ होगा? उत्तर हो जाएगा, ग्रेगर जोहन मेंडल ने मटर पर 8 वर्षों तक प्रयोग करके सन 1865 में आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मटर के पौधों को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए। एक में, मटर का पौधा वार्षिक होता है, इसे पूरे वर्ष उगाया जा सकता है, अतः इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है। 2 नंबर, इसके पुष्प उभयलिंगी होते हैं। पुष्प की संरचना इस प्रकार की होती है कि इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, लेकिन आसानी से परपरागण कराया जा सकता है। 3 नंबर, समयुग्मजी पौधों में शुद्ध लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। 4 नंबर, कृत्रिम परागण द्वारा बड़ी संख्या में बने संकर जनन क्षम होते हैं। मटर में अनेक लक्षणों के वैकल्पिक विपर्यासी रूप उपस्थित थे, जैसे फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद, पौधे की लंबाई लंबा पौधा या बौना पौधा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में भेद करें। क में प्रभाविकता और अप्रभाविकता, ख समयुग्मजी और विषम युग्मजी, ग एक संकर और द्विसंकर। उत्तर, प्रभाविकता और अप्रभाविकता। यह प्रभाविकता में देखेंगे, वह लक्षण विभेदक या एलील जो विषम युग्मी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं। प्रभावी विभेदक व यह घटना प्रभाविकता कहलाती है। इसका कारण इसके एलीन द्वारा पूर्ण कार्यशील एंजाइम का उत्पादन। अप्रभाविकता वह विभेदक या एलीज को जो विषय युग्मी अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते, अप्रभावी विशेषकर कहलाते हैं। यह घटना अप्रभाविकता कहलाती है। एलीन में एक उत्परिवर्तन से अकार्यशील एंजाइम बनता है या एंजाइम बनता ही नहीं। ख में देखेंगे,
समयुग्मी और विषमयुग्मी में अंतर। जब किसी पौधे के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म या जिन समान होते हैं तो यह पौधा उस लक्षण के लिए समयुग्मी कहलाता है। ऐसे पौधों के सभी युग्म एक समान होते हैं, जैसे टीटी, टीटीआई, यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। जब इकाई लक्षण का कारक युग्म या जिन्स विपरीत प्रभाव वाले होते हैं तो यह पौधा उस लक्षण के लिए समयुग्मी कहलाता है। ऐसे पौधों से दो प्रकार के युग्म बनते हैं, जैसे टीटी की लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते संकर समयुग्मी उस लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं और विषम युग्मजी उस लक्षण के लिए संकर होते हैं। ग देखते हैं, एक संकर और द्विसंकर। जब एक लक्षण के विपर्यासी रूपों को शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकरण क्रॉस कहते हैं। प्रथम पीढ़ी प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करती है। प्रथम पीढ़ी की संतति में स्वपरागन करने पर द्वि या F2 पीढ़ी में पौधे 3:1 के फिनोटिपिक अनुपात में प्राप्त होते हैं। एक ही जीन के कारण सहलगनता नहीं पाई जाती। जब दो तुलनात्मक लक्षणों के विपर्यासी रूपों के शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकरण कहते हैं। F1 पीढ़ी के पौधे प्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागन कराने पर F2 पीढ़ी के पौधे 9:3:3:1 के फिनोटिपिक अनुपात में प्राप्त होते हैं। यह सहलगनता प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है? उत्तर, 6 स्थानों के लिए विषम युग्मजी जीन में 3 विभिन्न लक्षणों के 6 वैकल्पिक रूपों के एलील होंगे। इसका जीनोटाइप AB, BB, CC होगा। अतः 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे: ABC, 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 ABC। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक संकरण क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या करें। उत्तर, एक संकरण क्रॉस मेंडल द्वारा एक समय पर एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर किए गए प्रयोग को एक संकरण क्रॉस कहते हैं। इसमें एक जीन के 2 वैकल्पिक रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। 1 नंबर, मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने
पौधों का चयन किया। इनको पैतृक या जनक पीढ़ी कहते हैं। दूसरा, इनके मध्य संकरण कराया। इनसे बने बीजों के अंकुरित होने पर संकरण लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसे F1 पीढ़ी या प्रथम संततीय पीढ़ी कहते हैं। 3 नंबर, मेंडल ने F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे में स्वपरागण कराया और इसके फलस्वरूप बने बीजों को बोने पर F2 पीढ़ी या द्वितीय संततीय पीढ़ी में लंबे और बौने प्रकार के पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। यह अनुपात अन्य तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर पौधे के मध्य क्रॉस कराने पर भी प्राप्त होता है। प्रभाविकता का नियम: जब विरोधी तुलनात्मक लक्षणों वाले दो पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो केवल एक लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। यह प्रभाविकता का नियम है। क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। उत्तर: परीक्षार्थ संकरण फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधों का जीनोटाइप TT या TT है, बाहर से देखकर ज्ञात नहीं हो सकता। जब किसी जीव के किसी लक्षण का जीनोटाइप ज्ञात करना होता है तब उस जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक से कराया जाता है। ऐसे संकरण क्रॉस को परीक्षार्थ या परीक्षण संकरण कहते हैं। परीक्षार्थ संकरण के पश्चात प्राप्त संतति की दो अवस्थाएं प्राप्त होती है। एक, सभी संतति प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हो, या दूसरा, 50% संतति प्रभावी लक्षण तथा 50% संतति अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका चित्र दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए। उपयुक्त परिणामों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। 1 नंबर, बैंगनी रंग श्वेत रंग के ऊपर प्रभावी होता है। जब सभी F1 सदस्य प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं तो इस अवस्था में अज्ञात जीनोटाइप समयुग्मकी प्रभावी लक्षण बैंगनी रंग के पुष्प वाला था। F1 पीढ़ी के सभी सदस्य विषम युग्मकी होंगे लेकिन फिनोटाइप प्रभावी लक्षण का होगा। 2 नंबर, जब F1 पीढ़ी के 50% सदस्य प्रभावी लक्षण वाले तथा 50% अप्रभावी लक्षण वाले हो तो अज्ञात जीनोटाइप विषम युग्मकी प्रभावी लक्षण वाला था। F1 पीढ़ी के आधे सदस्य विषम युग्मकी प्रभावी लक्षण वाले तथा आधे सदस्य समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषमयुग्मजी नर के संक्रमण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन करो। उत्तर: गुणसूत्रों पर विभिन्न लक्षणों वाले जीन एक निश्चित स्थल पर स्थित होते हैं। एक ही जीन स्थल वाले युग्मजी मादा जैसे शुद्ध नाटे पौधे और विषमयुग्मजी नर जैसे संकर लंबे पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति सदस्यों में 50% प्रभावी लक्षण वाले विषमयुग्मजी और 50% समयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। जैसे चित्र में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। पीले बीज वाले लंबे पौधे बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा टी छोटा टी का संकरण हरे बीज वाले लंबे छोटा वाई वाई बड़ा टी छोटा टी पौधों से करने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है? 1 नंबर लंबे हरे, 2 नंबर बौने हरे। उत्तर होगा पीले बीज वाले लंबे पौधे व हरे बीज वाले लंबे पौधे के मध्य संकरण से प्राप्त फिनोटिपिक अनुपात निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करते हैं। तो चित्र को देख लीजिए। अतः उपयुक्त के अनुसार फिनोटाइप संतति में लंबे हरे व बौने हरे पौधे का अनुपात निम्नलिखित है। लंबे हरे 6, बौने हरे 2:3:1। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 2 विषमयुग्मजी जनकों का क्रॉस पुरुष है और ये महिला है सिंबल किया गया। मान ले 2 स्थल सहलगन है तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा? उत्तर: इस स्थिति को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। मीठी मटर में फूल का नीला रंग लाल रंग पर प्रभावी है। इसी प्रकार लंबा परागकण गोल परागकण पर प्रभावी है। और नीला है, नीला लंबा है, इसको आप लोग फिगर में देख सकते हैं। अनुपात 3:1, जनकीय अनुपात 100%, पुनर्योजन अनुपात 0%। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। आनुवांशिकी में टी.एच. मोर्गन के योगदान का संक्षिप्त में उल्लेख करें। उत्तर: टी.एच. मोर्गन ने फ्रूट लंबाई पर प्रयोग किए और वंशागति का क्रोमोसोम का सत्यापन किया। आनुवांशिकी में मोर्गन का योगदान। 1 नंबर मोर्गन ने ड्रोसोफिला में अनेक सहलगनता समूहों की खोज की। 2 नंबर ड्रोसोफिला में सफेद आंख वाली
महत्वपूर्ण मक्खी की खोज का श्रेय भी मोर्गन को जाता है। क्वेश्चन 3 मोर्गन के ड्रोसोफिला में अनेक एक संकरण व द्विसंकरण परीक्षण किए। 4 लिंग सहलगन वंशागति संबंधी हमारी समझ विकसित करने में भी मोर्गन का महत्वपूर्ण योगदान है। 5 जीन मैपिंग के संबंध में मोर्गन ने उल्लेखनीय कार्य किए। 6 उन्हें आनुवांशिकी में क्रोमोसोम की भूमिका संबंधी शोध कार्य हेतु सन 1933 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 वंशावली विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर वंशावली विश्लेषण वंश आरेख या वंश वृक्ष के रूप में कुछ आनुवांशिक विशेषकों का 2 या अधिक पीढ़ियों का अभिलेख वंशावली कहलाता है। इनका विश्लेषण या अध्ययन ही वंशावली विश्लेषण है। लक्षण मानव रोगों से संबंधित हो सकते हैं या बिना किसी महत्व के। 1 चूंकि मनुष्य के कंट्रोल संक्रमण संभव नहीं, अतः आनुवांशिकी विकारों का अध्ययन वंशावली विश्लेषण से किया जाता है। 2 किसी दंपति को उनकी संतान में होने वाली असमानताओं के बारे में बताया जा सकता है। 3 इससे मनुष्य के लिंग सहलगन रोगों संबंधी हमारी समझ बढ़ी है। मानव आनुवांशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर हो जाएगा मनुष्य में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। लिंग निर्धारण की XY विधि, इस विधि में स्त्री के दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX होते हैं तथा पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र X एवं दूसरा Y होता है। स्त्री के अंडाजनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा एक X लैंगिक गुणसूत्र होता है। A+X इस प्रकार सभी अंडाणु जीन संरचना A+X में समान होते हैं, अतः स्त्री को समयुग्मिक लिंग कहते हैं। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु जनन से बने 50% शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा X गुणसूत्र व कुछ शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा Y गुणसूत्र A+X और A+Y होता है। इस प्रकार 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 50% शुक्राणु E+X तथा 50% शुक्राणु A+Y गुणसूत्रों वाले होते हैं, अतः पुरुष को विषम युग्मकीय लिंग कहते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं इसका। निषेचन के समय यदि A+Y
शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है, तब नर संतान पुत्र उत्पन्न होती है। यदि अंडाणु का समेकन A+X शुक्राणु के साथ होता है, तब मादा संतान पुत्री उत्पन्न होती है। यह केवल संयोग है कि कौन से शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है, इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12। शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग A और माता का B है। जनकों के जीनोटाइप मालूम करें और अनुसंतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त करें। उत्तर: रुधिर वर्गों की वंशागति। मनुष्य में रुधिर वर्ग बहु-एलीन्स का उदाहरण है। शिशु का रुधिर वर्ग O है, अतः उनका जीनोटाइप केवल 2 ही होगा, अन्य कोई नहीं, क्योंकि उसे एक अपने पिता से व दूसरे एलीन अपनी माँ से मिला है। अतः उसके पिता व माता को रक्त समूह A व B के लिए विषम युग्मजीय ही होना चाहिए, तभी वह शिशु की एलीन का योगदान कर सकेंगे। अतः पिता का रक्त समूह A तथा माता का B होना चाहिए। अतः इस दंपति के अन्य बच्चों के रक्त समूह AB तथा O हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न शब्दों को उदाहरण समेत समझाइए। अ में सहप्रभाविकता, 2 में अपूर्ण प्रभाविकता। अ में देखेंगे सहप्रभाविकता, वंशागति का वह प्रकार जिसमें किसी विषम युग्मजीय में दोनों एलील अभिव्यक्त होते हैं, सहप्रभाविकता कहलाता है। मनुष्य में AB रक्त समूह इसका उदाहरण है। यह बहु-एलील का भी उदाहरण है। एलील IA से एंटीजन A तथा IB से एंटीजन B बनाता है। I एलील कोई एंटीजन नहीं बनाता। एलील IA व IB दोनों सहप्रभावी हैं। किसी मनुष्य में 3 में से 2 एलील हो सकते हैं। जब एलील IA IB प्रकार के होते हैं, तब रक्त समूह AB होता है, जो सहप्रभाविकता का उदाहरण है। ब. अपूर्ण प्रभाविकता। कुछ पौधों में 2 विपरीत लक्षणों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, अर्थात 2 विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्णतया प्रभावी लक्षण नहीं होता। दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। इस विशेषता को अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। इसकी खोज कार्ल कोरेन 1903 ने की थी। जब गुलाबबोस पौधों के एक लाल पुष्प वाले तथा एक सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराया जाता है, जब F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे
उत्पन्न होते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागन कराया जाता है, तब F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी व सफेद पुष्प वाले पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप तथा फिनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। इसी प्रकार प्राणियों में एंड्रोलूसियन मोर्गो में काले व सफेद रंग के पंखों वाले मुर्गे तथा मुर्गियों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में नीले पंखों वाले चूजे उत्पन्न होते हैं। F1 पीढ़ी की संतति के बीच संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में काले, नीले व सफेद पंखों वाले चूजों को अनुपात 1:2:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? एक उदाहरण दें। उत्तर: बिंदु उत्परिवर्तन किसी जीन के किसी एक क्षारक में हुआ परिवर्तन, विलोपन, निवेशन, प्रतिस्थापन बिंदु परिवर्तन कहलाता है। सिकल एनीमिया इसका उदाहरण है, जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के निर्माण वाले जीन के छठे कोडोन GAG के बीच के क्षारक एडेनिन के यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाने से GUG बन जाता है। इससे ग्लूटामिक अम्ल की जगह वेलिन कोडित होता है। फलस्वरूप समान हीमोग्लोबिन असमान हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? उत्तर: वंशागति के क्रोमोसोमवाद को सटन और बाउबेरी ने 1902 में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 16, किन्हीं दो अलिंगसूत्री आनुवांशिक विकारों का उनके लक्षणों सहित उल्लेख करो। उत्तर: मनुष्य के दो अलिंगसूत्री विकार निम्न हैं। एक में दात्र कोशिका अरक्तता। यह मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। जब अप्रभावी जीन समयुग्मी अवस्था में होती है, तब समान हीमोग्लोबिन के स्थान पर असमान हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वेलिन एमिनो अम्ल ले लेता है। असमान हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर सकता तथा लाल रुधिराणु हंसिया के आकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में घातक रक्तलापता हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। विषम युग्मकी व्यक्ति समान होते हैं, किंतु ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने पर इनके लाल रुधिराणु हंसिया के आकार के हो जाते हैं।
HbA जीन समान हीमोग्लोबिन के लिए है तथा HbS जीन दात्र कोशिका हीमोग्लोबिन के लिए है। फिगर इसका देख लीजिए। 2 नंबर फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। इस लक्षण का अध्ययन सर्वप्रथम सर आर्चिबाल्ड गैरल्ड ने किया था। फिनाइलएलानिन एमिनो अम्ल का उपयोग अनेक उपापचयी पथ में होता है। प्रत्येक पथ में अनेक एंजाइम भाग लेते हैं। किसी भी एक एंजाइम का निर्माण न होने से वह पथ पूर्ण नहीं हो पाता, जिससे रोग उत्पन्न हो जाता है। एक अप्रभावी जीन के कारण फिनाइल एलानिन से टायरोसिन के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता। इस कारण रुधिर में फिनाइल एलानिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तथा इसका स्रावन मूत्र में भी होने लगता है। इस अवस्था को फिनाइल कीटोन्यूरिया या PKU कहते हैं। ऐसे बालकों में मस्तिष्क अल्प विकसित रह जाता है। IQ का स्तर सामान्यतः 20 से कम रहता है। चित्र से समझ सकते हैं। इसी के साथ इसका सभी क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसका कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन